आदरणीय मंचासीन नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, बड़ी संख्या में आज फरीदाबाद के अंदर इस युवा योद्धा सम्मेलन को एक त्योहार की तरह मनाने आए मेरे नौजवान योद्धाओं, युवा साथियों, भाइयों, हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनें, मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में युवा योद्धा सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। मैं तो प्रधान जी से कह रहा था पहले भी कि भाई कुर्सियां और लगाओ। मैं आज फिर कहूंगा भाई कुर्सियां कम रहेगी आपकी। आज ये बहुत, अभी डॉक्टर साहब भी मुझे आशीर्वाद दे करके कह रहे थे कि बहुत कामयाब कार्यक्रम करवाया यहां के फरीदाबाद के और युवाओं ने। तो मैं डॉक्टर साहब के उस संदेश को, वैसे तो वो आपको खुद बधाई देंगे, मगर मैं प्रत्येक युवा साथी को जो आज संघर्ष में, क्योंकि अच्छे समय में तो बहुत लोग आते हैं, मगर मुश्किल में और संघर्ष में इन युवा योद्धाओं ने दुष्यंत चौटाला के झंडे को, डॉक्टर साहब के झंडे को उठा करके आज जो है अगुवाई करी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। हरियाणा ने 60 साल पूरे कर लिए। हमारे जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग रहे और सबसे बड़ा संघर्ष रहा इसके बीच में चौधरी देवीलाल जी का, जिन्होंने पंजाब से अलग हटकर के हरियाणा बनाने का काम किया था कि नहीं किया था। और उन्होंने एक सपना संजोया था कि मैं हरियाणा को इस रूप में देखना चाहता हूं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, आप किसी भी लाइन में चले जाओ, जुडिशरी में चले जाओ, अब तो नई नई बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हरियाणा से बनने जा रहे हैं। ऐसे ही बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, और राजनीति में तो भाई हमारा प्रदेश छोटा हो मगर हमारा डंका दिल्ली में बजता है कि नहीं बजता है। और विदेश तक चले जाओ, पहले सुनते थे भाई पंजाब वाले ज्यादा हैं, मगर अब पंजाब वाले पिछड़ गए। अब तो अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कनाडा हो और ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे ज्यादा अगर डंका बज रहा है तो हरियाणवियों का बज रहा है। साथियों, आज हरियाणा का बज रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने एक सपना संजोया था। आज उस सपने को हरियाणा की जनता ने 60 साल का प्रारूप हरियाणा बना दिया। बड़े चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल जी, वहां ऊपर उस नीले गगन से उनकी रूह, उनकी आत्मा आज हमारी तरफ देख रही है। 60 साल पूरे हो गए। हरियाणा 40 साल के बाद 100 साल पूरे करेगा। मेरी बात पे गौर करना, ये मेरी उम्र वाले खड़े हो, 100 साल पूरे करेगा 40 साल के बाद। मगर अगले 40 साल इस हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जिम्मेवारी, हरियाणा को कोहिनूर जैसा बनाने की जिम्मेवारी, और स्वर्णिम अक्षरों में हरियाणा का नाम लिखा जाए, उसकी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो तुम नौजवान युवा साथियों के ऊपर है। साथियों, आज युवा योद्धाओं, मैं डॉक्टर साहब की उपस्थिति में, जिन्होंने हरियाणा के लिए ताउम्र संघर्ष किया है, मैं आपसे मेरे साथ मिलकर के चाहूंगा कि इस बात की शपथ लें कि अगले 40 साल में चौधरी देवीलाल के अधूरे सपनों को साकार करने का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। ये वचन हम लेना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं पूरी स्टेट में घूम करके आया हूं। पहले युवा जोड़ो हमने कार्यक्रम चलाया, प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का मौका मिला, और हर जगह आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपका प्रकाश केंद्रित करना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हरियाणा जो 40 साल से कम उम्र वाले हैं, यानी मेरी उम्र वाले, ये जो मेरे भाई खड़े हो, 40 साल से कम उम्र वाले 60% आबादी में हरियाणा के अंदर, और इनकी सबसे बड़ी चिंता है पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद घर का गुजारा, पेट का गुजारा करने के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
आज बेरोजगारी के अंदर भी जैसे सबसे नौजवान हरियाणा है पूरे देश में, वैसे ही बेरोजगारी के अंदर भी नंबर 1 हरियाणा है। साथियों, यह चिंता का विषय है। आज सबसे बड़ी चिंता है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी घटती जा रही है। आपके यहां पर यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है पवन? YMCA है, प्राइवेट और यूनिवर्सिटियां हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 10-12 हैं यहां पर। मैं आपसे कहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, पसीने आ जाते हैं साथियों, बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहां पर 20 किलोमीटर का फासला है। धनखड़ साहब एक बार सुनो, 20 किलोमीटर का फासला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में तो एडमिशन लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, और 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर आ जाओ तो सीटें खाली पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? क्योंकि एजुकेशन पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज ये बहुत चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। बची कुची इन यूनिवर्सिटियों को मैं डॉक्टर साहब की अगुवाई में कहना चाहूंगा, और हमारे लिए चुनौती है, हम लड़ाई लड़ेंगे इस बात की। RSS का अड्डा बना दिया कि नहीं बना दिया इन यूनिवर्सिटियों को? चले जाओ। और मैं शपथ लेता हूं कि आप युवा योद्धाओं के साथ मिलकर के यह संकल्प लेता हूं कि चौधरी देवीलाल के हरियाणा में इन यूनिवर्सिटियों को RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। साथियों, ऐसी विचारधारा को हम वहां नहीं लागू होने। CET का रिजल्ट, CET का पेपर देते देते, इंतजार करते करते लोगों को सालों इंतजार करना पड़ा। सोचने की बात है कि नहीं है? पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, CET का रिजल्ट नहीं आया। आया क्या साथियों? अरे कैसी सरकार है? आज मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, फरीदाबाद से निकली इस आवाज को सुन लो, CET का रिजल्ट आउट करो, वरना ये युवा योद्धा सड़कों पर आकर आपकी सरकार का जीना हराम कर देंगे। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, क्राइम कैपिटल बन गया हरियाणा। भाई, किसी को देख लो, कोई ठीक ठाक बेचारा बस जाए तो अमेरिका से फोन आ जाता है, भाई इतने वहां पहुंचा देना। ऐसा हाल है कि नहीं हरियाणा का? आज फरीदाबाद के अंदर किसी सेक्टर में चले जाओ, हर घर के अंदर दूसरे तीसरे घर में सरकार को पुलिस देनी पड़ रही है साथियों। इतना बुरा हाल है गुंडागर्दी का। अगर क्राइम के मामले में देखा जाए, हर रोज, अभी तो आपके यहां तो शायद 1-2 दिन पुराना मामला है रेप का, है कि नहीं है कि नहीं? आपके फरीदाबाद के अंदर हर रोज गोलियां चल रही हैं हरियाणा में। और मुख्यमंत्री कहते हैं, नायब सिंह जी कहते हैं, हरियाणा छोड़ दो वरना गुंडागर्दी छोड़ दो, एक तो छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कहता है गुंडागर्दी छोड़ दो, और उसके बावजूद गुंडागर्दी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर ये हालात पैदा। साथियों, अस्पतालों का हाल देख लो हमारा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े क्यों बनाने पड़े? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी की चिंता नहीं है। हमारे यहां पर एक और नया सिस्टम चल गया साथियों। मैं आपको बार बार इस बात को युवा योद्धा के माध्यम से उठा रहा था। बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है क्योंकि यहां रोजगार नहीं है, और जो विदेश जा रहे हैं अपने परिवार के गहने गिरवी रख करके, मां बाप की कमाई हुई जमीनों को गिरवी रख करके वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना। आज सिर्फ रोजगार पाने के लिए नायब सिंह सैनी के नायब हरियाणा के अंदर अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए हरियाणा के नौजवानों को जाकर शहीद होना पड़ रहा है कि नहीं? कभी सोची थी इन बुजुर्गों ने कि हमारे बच्चे, अरे ये तो सोचा था तिरंगे में लिपट के आए तो गर्व से कह देंगे, रशिया के झंडे में लिपट करके आना पड़ रहा है। ये मजबूर किसने किया? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज यूक्रेन क्यों जाना पड़ रहा है? आज इजराइल क्यों जाना पड़ रहा है? आज डंकी रूट पर क्यों जाना पड़ रहा है? मैं कल आपको 2 मिनट लूंगा। कल मैं आ रहा था, एक मेरे साथी का फोन आया, मुझे फोन आया तो मैंने कहा भाई बताओ
तो कहने लगा जी मैं रशिया में हूं, अभी मैं ऑडियो सुनाऊंगा आपको 1 मिनट की। कह जी मुझे यहां की आर्मी में भर्ती कर लिया, मेरी टांग टूट गई और इंडियन काउंसलेट, इंडियन गवर्नमेंट कोई चिंता नहीं कर रही, मुझे हरियाणा से हूं, मैं मेरे को बचा ले और मेरे को अपने घर वापस लौटाओ। आज ये हालात है। मैं कहूंगा उसको चलाने का काम करें। क्या कह रहे थे? ये पूरी बात उस साथी ने कही कि मैं फंसा हुआ हूं, मैं काम के लिए आया था और मैं काम तो दूर, मुझे आज यहां की सेना के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। साथियों, ये चिंता का विषय है कि नहीं हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए? है कि नहीं है? ये आपको सोचना है। सामान्य साथियों, फरीदाबाद सिटी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बनी अपनी सिटी, बर्बाद हो गई। यहां पर 2-3 नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। वो स्मार्ट हो गए, उनके भतीजे स्मार्ट हो गए, उनके भांजे स्मार्ट हो गए, अरे लूट लूट कर खा गए। और गरीब जनता, फरीदाबाद में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर, आज फरीदाबाद की जिंदगी स्मार्ट नहीं हो पाई, नौजवानों की जीवन स्मार्ट नहीं हो पाए। साथियों, चिंता का विषय है। मंत्री ज्यादा है, लूट ज्यादा है, ये बीजेपी का फरीदाबाद है। भाई मंत्री भी ज्यादा और जितने मंत्री ज्यादा उतनी लूट भी ज्यादा। मामा और भांजा और पता नहीं भतीजा, यहां तो सब लूटने में लगे हुए हैं। साथियों, ये फरीदाबाद का हाल है। और एक और पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इस बारी लोगों ने मन बना लिया था, भाई राज कांग्रेस का लाएंगे। हम वोट मांगते थे जेजेपी वाले, कोई पवन चला गया, कोई और चला गया, कोई दलाल साहब चले गए। अरे भाई अगली बार देंगे, इस बार तो कांग्रेस को देंगे। लोगों का मन था वोट देने का, मगर इन्होंने तो घर आई हुई लक्ष्मी के ठोकर मार दी। हुड्डा साहब ने मार दी कि नहीं? कोई शैलजा का कैंडिडेट है, कोई सुरजेवाला का है, अरे ये नहीं जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए। जनता जिताना चाहती थी, इन्होंने घर आई हुई राज को ठोकर मार दी। मार दी कि नहीं मार दी? तो आपको अगली बार ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस पे हम दाव लगा सकते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से हरियाणा की जनता बच्चा बच्चा ये कह रहा है, भाई हुड्डा साहब तेरे को बहुत मौके दे के देख लिया, अगली बार तेरे से हमारी राम राम है, तेरे को मौका नहीं देंगे हरियाणा की जनता। एक और पार्टी, अपनी दूसरी पार्टी। मैंने पिछली बार कैथल में एक बात कह दी कि एक पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं, मोटी मोटी चेनें पहन करके बदमाशी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। मगर मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया था मोहसिन जी, माफी चाहूंगा, मगर मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही स्वीकार जाएंगे कि ये हम हैं। अभी उन्होंने वीडियो चलाई ऑफिशियल पेज से, मैंने तो कहा था मोटी मोटी चेन वाले, वो कहते हैं, उन्होंने गाना लगाया एक कि हम तो गुंडे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब वो वीडियो लगा करके चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं साथियों? अरे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो, चला रहे हैं कि नहीं? तो गुंडागर्दी करने वालों को वोट देंगे क्या लोग? क्या गुंडागर्दी करने वाले हमारा भविष्य सुनहरा कर सकते हैं? क्या ये बदमाशी कर करके वो राजनीति को सुधार सकते हैं? चौधरी देवीलाल के सपने साकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो सीजनल फ्रूट है, जैसे सीजन में आता है ना फ्रूट, अब वो सीजन में फ्रूट आया था और चला गया। भाई ये तो सीजनल फ्रूट है राजनीति। दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण दिया, बीजेपी ने उसे लागू नहीं होने दिया। अगर वो लागू हो जाता तो हरियाणा में पैदा होने वाले या बाहर का बाशिंदा जो 5 साल से ज्यादा यहां रह चुका है, जिसका डोमिसाइल हरियाणा का है, उसे किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ती, रशिया में जाकर के उनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। मैं गलत तो नहीं कह रहा। दुष्यंत चौटाला ने महिला को रिजर्वेशन दिया, राशन डिपो में आरक्षण दिया, किसान को एमएसपी दी, और चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा सपना, किसान के खाते में अगर सीधा पैसा किसी ने दिया तो दुष्यंत चौटाला ने दिया। साथियों, तो आज सोचना चाहिए
साथियों, मैं लंबा चौड़ा ना कह करके मेरी पहली बात पे जाऊंगा कि जो अब 70 साल के जो नेता हैं हमारे यहां पर, उनका ये आखिरी इलेक्शन है। 2029 जब आएगा तो कोई 75 का हो जाएगा, कोई 70 से ऊपर का हो जाएगा। यानी ये मान लो कि रिटायरमेंट एज से भी आगे बात चली गई, चाहे मैं हुड्डा साहब की गिनती करूं, चाहे मैं खट्टर साहब की करूं, चाहे मैं किसी और की करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नेता खराब है या अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगले 40 साल क्या वो हरियाणा को चला सकते हैं? बताओ, ढीले ढीले मत बोलो। हरियाणा को अगर आज के सिनेरियो में, आज के हालातों में पढ़ा लिखा, सूझबूझ रखने वाला, 36 बिरादरी को एक नजर से देखने वाला अगले 40 साल का कोई नेता है, तो आप अपने दिमाग से, अपने मन से जब सोचोगे तो एक ही नेता का नाम आएगा। क्या आएगा? अरे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? कौन, किसका नाम आएगा? तो हमने ये मन बनाना है कि हमने अगले 40 साल हरियाणा को किसके हाथ में सुपुर्द करना है, ये आपने सोच रखनी है। और वो जब सोच रखोगे तो जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ चलने का मन आपका करेगा। इसीलिए मैं आज आपको जोड़ने युवा योद्धा यहां पर आया हूं। 9 तारीख की रैली है, एक हाजिरी आपकी युवा योद्धा हो रैली में होनी चाहिए। और 13 मार्च को जब पूरे प्रदेश का सर्व हरियाणा युवा योद्धा सम्मेलन हरियाणा में करेंगे, मैं आपसे सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं। और मैं अपना पल पल, मुझे आधी रात को याद कर लेना, अजमा लेना। जितनी मुझसे उम्मीद लगाओगे, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए मैं और मेरे साथी आधी रात को भी खड़े नजर आएंगे। जहां अजमाओगे पहली पंक्ति के अंदर खड़े नजर आएंगे। साथियों, मैं आपसे 2 दिन मांग रहा हूं। 2 दिन दोगे कि नहीं दोगे? 9 दिसंबर को आना है, आओगे कि नहीं आओगे? और 13 तारीख को सर्व हरियाणा के सम्मेलन में आओगे कि नहीं आओगे? भाई दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, आओगे कि नहीं आओगे? मैं अपनी बात को खत्म करूं, वहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी को इनवाइट करता हूं, वो अपनी बात रखें और उसके बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे। जो साथी आए हैं यूं के यूं भाई, सारे आखिरी तक हमने अपनी बात को, अपने नेताओं की बात को सुन करके जाना है। और 2 दिन आओगे नहीं सारे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत